हेलो एवरीवन, हम लोग समूह 16 के तत्वों का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोग सल्फर के यौगिकों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। सल्फर के यौगिकों पर जो सबसे पहला प्रश्न बनता है वह उसके ऑक्सी अम्लों पर बनता है। तो सल्फर के ऑक्सी अम्लों पर दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला कि सल्फर के ऑक्सी अम्लों के नाम, अणुसूत्र और उनकी ऑक्सीकरण अवस्था लिखिए, और दूसरा आता है कि सल्फर के किन्हीं 5 ऑक्सी अम्लों की संरचना दीजिए। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, सल्फर के किन्हीं 5 ऑक्सी अम्लों के नाम, अणुसूत्र और ऑक्सीकरण संख्या लिखिए। तो यहां परीक्षा में कोई 5 पूछा जाएगा, हम लोग 5 से ज्यादा देखेंगे। तो पहला है सल्फ्यूरस अम्ल, अणुसूत्र है H2SO3, ऑक्सीकरण अवस्था यहां सल्फर की +4 होती है। नेक्स्ट सल्फ्यूरिक अम्ल, हम सब जानते हैं H2SO4 अणुसूत्र है उसका, और यहां सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था +6 होती है। अगला है परमोनो सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका अणुसूत्र H2SO5 होता है। इसको हम कैरो अम्ल के नाम से भी जानते हैं, और यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में पूछा जाता है कि कैरो अम्ल का अणुसूत्र, तो H2SO5, और यहां इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था +6 होती है। अगला है डाई सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसको पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर मार्शल अम्ल के नाम से हम जानते हैं, और यह मार्शल अम्ल वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। तो सूत्र है H2S2O8, और सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था +6 होती है। नेक्स्ट है डाइथायोनिक अम्ल, अणुसूत्र है H2S2O6, और यहां सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था +5 होती है। आगे जब हम लोग संरचना देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार +5 ऑक्सीकरण अवस्था आती है। और अंत में हम देखेंगे थायोसल्फ्यूरिक अम्ल, अणुसूत्र है H2S2O3, और यहां ऑक्सीकरण अवस्था सल्फर की +2 होती है। तो इस प्रकार ये पहला प्रश्न हुआ जिसमें सल्फर के ऑक्सी अम्लों के नाम, अणुसूत्र और ऑक्सीकरण अवस्था लिखने के लिए आता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे संरचना पर आधारित, कि सल्फर के किन्हीं 5 ऑक्सी अम्लों के नाम, अणुसूत्र और संरचना दीजिए। तो अभी जो हम लोगों ने देखा पहले प्रश्न में, उन सब की संरचना हमको देखनी है, उसमें से कोई भी 5 हम परीक्षा में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सल्फ्यूरस अम्ल, अणुसूत्र H2SO3। अब यहां सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था +4 होती है। तो सल्फर डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, और सिंगल सिंगल बॉन्ड से 2 OH समूह जुड़े होते हैं, और सल्फर पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। नेक्स्ट सल्फ्यूरिक अम्ल, यहां सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था +6 है। तो डबल बॉन्ड से, 2 अलग अलग डबल बॉन्ड से 2 ऑक्सीजन जुड़े होते हैं, और 2 अलग अलग सिंगल बॉन्ड से 2 OH समूह जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार H2SO4 बनता है, और ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आएगी? +6 आएगी। अगला है परमोनोसल्फ्यूरिक अम्ल, अणुसूत्र है H2SO5। तो यह संरचना सल्फ्यूरिक अम्ल से ही बनेगी। सल्फ्यूरिक अम्ल में 2 OH समूह है। यदि एक OH समूह का हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए तो ऑक्सीजन पर एक संयोजकता खाली हो जाती है, और उस संयोजकता को OH समूह से संतुष्ट कर दिया जाए तो इस प्रकार बन जाता है H2SO5। अगला है डाइसल्फ्यूरिक अम्ल, H2S2O8, और इसकी संरचना भी सल्फ्यूरिक अम्ल से ही बनी है। हमने परमोनोसल्फ्यूरिक अम्ल में एक OH समूह का हाइड्रोजन हटाया था। तो अब अगर 2 सल्फ्यूरिक अम्ल के अणु लिए जाएं और दोनों के जो OH समूह है, एक एक OH समूह, उसका हाइड्रोजन हटा दिया जाए, तो दोनों के ऑक्सीजन पर एक एक संयोजकता खाली हो जाएगी। तो ऑक्सीजन पर जो खाली हुई है वो संयोजकता आपस में संतुष्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार ये बन जाता है H2S2O8। तो यहां ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बंध बनता है। नेक्स्ट है डाइथायोनिक अम्ल, H2S2O6 अणुसूत्र है इसका।
यह भी सल्फ्यूरिक अम्ल से बना है। दो अलग अलग सल्फ्यूरिक अम्ल के अणु लीजिए और दोनों अणुओं में से एक एक OH को रिमूव कर दीजिए। तो जब एक एक OH रिमूव हो जाएगा तो सीधे सल्फर पर एक एक संयोजकता खाली हो जाएगी। दोनों अणुओं के सल्फर पर एक एक संयोजकता खाली हो जाएगी, तो दोनों अणुओं के सल्फर आपस में बंध बना करके जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार जब सल्फर सल्फर के बीच बंध उपस्थित होगा तो उसके कारण सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आएगी? 0। तो इस प्रकार जो +6 ऑक्सीकरण अवस्था में से एक माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना? +5, क्योंकि सल्फर सल्फर जो बंध बना रहा है उसका ऑक्सीकरण अवस्था में कोई योगदान नहीं रहेगा। नेक्स्ट है थायोसल्फ्यूरिक अम्ल। यह भी सल्फ्यूरिक अम्ल से बना है। हमने देखा कि सल्फ्यूरिक अम्ल में डबल बॉन्ड से 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। तो अगर एक ऑक्सीजन को हटा दिया जाए और ऑक्सीजन के स्थान पर सल्फर को जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार से बन जाएगा H2H2O3 बन जाएगा। अब यहां ऑक्सीजन के स्थान पर जो सल्फर को जोड़े हैं उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? -2। और जो केंद्रीय परमाणु है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था +6। तो +6 और -2 +4 हो जाएगा, और 2 सल्फर है तो 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? +2 आ जाएगा। तो इस प्रकार वहां H2H2O3 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था +2 आती है। तो परीक्षा में कोई भी 5 ऑक्सी अम्लों की संरचना पूछी जा सकती है। तो इस प्रकार यह प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, MP बोर्ड में आ चुका है। नेक्स्ट हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की विधियों पर आधारित प्रश्न देखेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की विधियों पर मुख्यतः 2 प्रश्न बनते हैं। शीर्ष कक्ष विधि का सचित्र वर्णन कीजिए और संपर्क कक्ष विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की शीर्ष कक्ष विधि का सिद्धांत लिखिए तथा स्वच्छ नामांकित रेखा चित्र बनाइए। तो शीर्ष कक्ष विधि का जो सिद्धांत है उसमें सबसे पहले आयरन पायराइड या सल्फर को जला करके हम SO2 गैस प्राप्त करते हैं। अब इस SO2 गैस को नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2 से क्रिया करा करके SO3 में परिवर्तित करते हैं। इस अभिक्रिया में नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होती है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड वायु से क्रिया करके पुनः NO2 में परिवर्तित हो जाता है। तो हमें NO2 बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार NO2 बन जाता है वही बार बार वहां प्रयुक्त होता है। फिर ये जो SO3 है इसका हम जल के द्वारा जब अवशोषण करवाते हैं तो H2SO4 प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार ये विधि का सिद्धांत हुआ। और स्वच्छ नामांकित रेखा चित्र बनाना है तो सबसे पहले हमने पायराइट भट्टी को प्रदर्शित किया है। पायराइट भट्टी में ये पहली अभिक्रिया होती है जहां पे आयरन पायराइड को जलाकर SO2 गैस हम प्राप्त करते हैं। दूसरा है नाइटर भट्टी। नाइटर भट्टी में नाइटर को जला करके NO2 गैस हम प्राप्त करते हैं। और ये जो गैसीय मिश्रण है इसको ग्लोबर स्तंभ में भेजते हैं और ग्लोबर स्तंभ से इसको आगे शीर्ष कक्ष में भेजा जाता है। तो ये जो 3 हम लोगों ने बनाया हुआ है चित्र में वो तीनों शीर्ष कक्ष हैं। ऊपर से जल का प्रवाह होते रहता है और नीचे से SO3 गैस जाती है। यहां पर जो लेड है ये उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो इस प्रकार लेड उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह क्रिया होती है और जल के द्वारा SO3 का अवशोषण होगा और H2SO4 प्राप्त होगा, जिसको नीचे एक चेंबर में कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहां जो H2SO4 प्राप्त होता है इसकी सांद्रता 65% होती है। तो ये जो 65% सांद्रता है इससे और अधिक सांद्र अम्ल प्राप्त करने के लिए इस 65% अम्ल को वापस हम ग्लोबर स्तंभ में भेजते हैं। तो देखिए यहां पर 65% जो अम्ल प्राप्त हुआ है वो ग्लोबर स्तंभ में आया। ग्लोबर स्तंभ में गेलुसाक स्तंभ से SO3 और H2SO4 का मिश्रण आता है, सांद्र H2SO4 का मिश्रण आता है। तो इस प्रकार यहां जो ग्लोबर स्तंभ के बाहर जो अम्ल प्राप्त होता है वह उसकी सांद्रता 80% होती है और इसी 80% का कुछ अंश हम भेजते हैं वहां गेलुसाक स्तंभ में। तो गेलुसाक स्तंभ में ऊपर से 80% H2SO4 अम्ल को हम
डाल रहे हैं। और यहां जो लेड कक्ष हमने बनाया है, हर लेड कक्ष में SO3 गैस अवशोषित होती है जल के द्वारा, लेकिन फिर भी SO3 की कुछ मात्रा बच जाती है जो अवशोषित नहीं होती है, उसको भी हम गेलुसाक स्तंभ में भेजते हैं। तो गेलुसाक स्तंभ में 80% H2SO4 सांद्र H2SO4 और SO3 गैस का मिश्रण होता है, जिसको वापस हम ग्लोबर स्तंभ में भेजते हैं। तो इस प्रकार ग्लोबर स्तंभ में गेलुसाक स्तंभ से आने वाला मिश्रण और ये जो 65% अम्ल है इसको प्रवाहित करते हैं, तो नीचे हमको 80% H2SO4 प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार यह शीर्ष कक्ष विधि है H2SO4 के निर्माण की, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सचित्र वर्णन आता है। अगला प्रश्न बनता है संपर्क कक्ष विधि पर, कि H2SO4 के निर्माण की संपर्क कक्ष विधि का सिद्धांत लिखिए और स्वच्छ नामांकित रेखा चित्र बनाइए। तो संपर्क कक्ष विधि का जो सिद्धांत है, इसमें हम SO2 और O2 गैसों को बिल्कुल शुद्ध अवस्था में लेते हैं और वहां वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टस यूज किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में शुद्ध SO2 और O2 की क्रिया से SO3 गैस प्राप्त होती है और साथ में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। अब इस प्रकार प्राप्त SO3 गैस को हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अवशोषित करवाते हैं। इसके पहले वाली विधि में SO3 गैस का अवशोषण जल के द्वारा कराया गया था, लेकिन यहां पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा SO3 का अवशोषण कराते हैं। तो इस क्रिया में हमको ओलियम प्राप्त होता है, H2H2O7 इसका सूत्र है। अत्यधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जिसमें SO3 गैस अधिकता में घुली होती है, हम ओलियम कहते हैं, और हमें यहां पर ओलियम प्राप्त होता है। और फिर इस ओलियम में आवश्यकता अनुसार जल मिलाकर हम ऐच्छिक सांद्रता वाला H2SO4 प्राप्त कर लेते हैं। तो जब ओलियम में जल मिलाएंगे तो 2 मोल H2SO4 के प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार इस क्रिया में खर्च हुआ 1 मोल सांद्र H2SO4, लेकिन प्राप्त हो रहा है 2 मोल सांद्र H2SO4। तो यहां जो चित्र को हम समझते हैं, चित्र में सबसे पहले धूल कक्ष है। धूल कक्ष में SO2 और O2 गैसों का मिश्रण शुद्ध किया जाता है। उसमें जो उपस्थित धूल के कण हैं तो ऊपर से वाष्प प्रवाहित करते रहते हैं, जिससे धूल के कण नीचे बैठ जाते हैं और SO2 और O2 गैस धूल रहित होकर के आगे निकलते हैं। तो आगे इनको ठंडा किया जाता है, शीतलक पाइप से गुजारते हैं और शीतलक पाइप के बाद उसको धावन कक्ष में भेजते हैं। तो धावन कक्ष में ऊपर से जल गिरते रहता है और जहां उसमें जो उपस्थित अशुद्धियां हैं वो जल के द्वारा नीचे बैठ जाती हैं। अब आगे शुष्की कारक स्तंभ है। शुष्की कारक स्तंभ में गैसीय मिश्रण से वाष्प को, जल को अलग किया जाता है। तो यहां सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ऊपर से गिरते रहता है और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल बहुत ही अच्छा निर्जली कारक होता है। तो वहां मिश्रण में उपस्थित जल वाष्प और नमी को अवशोषित कर लेता है। तो इस प्रकार शुष्की कारक स्तंभ से नमी को अवशोषित कर लेते हैं। आगे गैसीय मिश्रण को आर्सेनिक शोधक कक्ष में भेजते हैं, जहां आर्सेनिक और अन्य अशुद्धियां अवशोषित हो जाती हैं। वहां रैक में फेरिक हाइड्रोक्साइड रखा होता है, जिसके द्वारा अशुद्धियों का अवशोषण किया जाता है। और इस प्रकार से अब SO2 और O2 जो गैसीय मिश्रण है लगभग पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं। तो इनको हम परीक्षण बॉक्स से गुजारते हैं। परीक्षण बॉक्स में चेक किया जाता है कि इसमें कोई अशुद्धि तो नहीं है। अगर अशुद्धि हुई तो फिर से उसको वापस धूल कक्ष में भेज देते हैं, और अगर अशुद्धि बिल्कुल नहीं है तब उसको आगे संपर्क कक्ष में भेजा जाता है। और संपर्क कक्ष में जो उत्प्रेरक का हमने उपयोग किया है वो संपर्क कक्ष में होता है, या तो प्लेटिनम या तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, और ये एस्बेस्टस में मिक्स रहते हैं। और इस प्रकार उत्प्रेरक की उपस्थिति में SO2 और O2 की क्रिया से SO3 गैस बनती है। और आगे हम लोगों ने देखा कि SO3 को
अवशोषण स्तंभ में भेजेंगे, वहां सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ऊपर से गिरते रहता है, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल SO3 को अवशोषित कर लेगा, तो ओलियम प्राप्त होगा, और इस ओलियम से फिर बाद में हम ऐच्छिक सांद्रता वाला सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त कर लेते हैं जल मिला करके। तो इस प्रकार ये संपर्क कक्ष विधि है। यहां संपर्क कक्ष विधि पर एक अलग से प्रश्न बनता है, जो ये SO3 बनने की क्रिया है, इसके ऊपर SO2 और O2 की क्रिया से जो SO3 गैस बनती है, तो अधिक SO3 के उत्पादन के लिए चरम परिस्थितियां लिखिए, ऐसा प्रश्न आता है। तो इसको हम अलग से समझते हैं। प्रश्न आएगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क कक्ष विधि में SO3 के अधिक उत्पादन के लिए चरम परिस्थितियां लिखिए। तो अभी हम लोगों ने देखा कि संपर्क कक्ष विधि में SO3 बनने की जो क्रिया है वह उत्क्रमणीय है, ऊष्माक्षेपी है और आयतन में कमी होने वाली अभिक्रिया है। अगर देखा जाए तो अभिकारक 2 मोल SO2 है और 1 मोल O2 है, टोटल 3 मोल, जबकि उत्पाद के रूप में हमको 2 मोल प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार आयतन में कमी होने वाली अभिक्रिया है। 11th क्लास में हम लोगों ने साम्यावस्था पर ताप, दाब और सांद्रण का प्रभाव पढ़ा है, और उसके अनुसार ही हमको यहां पर बताना है कि SO3 के अधिक उत्पादन के लिए क्या क्या कंडीशन होने चाहिए। तो सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि संपर्क कक्ष विधि में SO3 के निर्माण की अभिक्रिया उत्क्रमणीय, ऊष्माक्षेपी और आयतन में कमी होने वाली है। अतः SO3 के अधिक उत्पादन के लिए अभिक्रिया निम्न परिस्थितियों में कराई जानी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम सांद्रण के प्रभाव को देखें तो हमें पता है कि साम्यावस्था में अगर अभिकारकों का सांद्रण बढ़ा दिया जाए तो अग्र अभिक्रिया की दर बढ़ती है और उत्पाद हमको जल्दी जल्दी प्राप्त होगा। तो यहां पर हम SO2 और O2 की सांद्रता अधिक रखेंगे, जिससे कि SO3 का निर्माण अधिक होगा, अग्र अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। दूसरा, हम लोगों ने ताप का प्रभाव देखा है। तो ताप के प्रभाव में कहा गया है कि साम्यावस्था पर यदि हम ताप में वृद्धि करते हैं तो अभिक्रिया उस दिशा में अग्रसर होगी जिस ओर वह ऊष्मा शोषी होती है। तो देखिए, ये अग्र अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, इसका मतलब पश्च अभिक्रिया क्या होगी? ऊष्मा शोषी। और अगर हम यहाँ पे ताप बढ़ा दिए तो पीछे वाली अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी और SO3 का उत्पादन कम हो जाएगा। तो SO3 के अधिक उत्पादन के लिए अभिक्रिया निम्न ताप पर संपन्न होना चाहिए। तो यहां हम लोगों ने चित्र में भी देखा था कि शीतलक पाइप से उसको ठंडा किया जाता है SO2 और O2 के मिश्रण को, तो अभिक्रिया निम्न ताप पर होनी चाहिए। अगला हम देखेंगे दाब का प्रभाव, तीसरा पॉइंट। तो दाब के प्रभाव में 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है ली-सातेलिए नियम में कि अगर साम्यावस्था पर किसी गैसीय अभिक्रिया में दाब में वृद्धि की जाए तो अभिक्रिया उस दिशा में अग्रसर होती है जिस ओर आयतन में कमी होती है। तो इस अभिक्रिया में अग्र अभिक्रिया में आयतन में कमी हो रही है, तो अगर दाब बढ़ाया जाएगा तो अग्र अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी और इस प्रकार SO3 का उत्पादन अधिक होगा। तो यहां SO3 के अधिक उत्पादन के लिए अभिक्रिया उच्च दाब पर संपन्न होनी चाहिए। और नेक्स्ट हम लोग दे सकते हैं कि उत्प्रेरक का उपयोग करना चाहिए। और अंत में 5वां पॉइंट देंगे कि गैसीय मिश्रण SO2 और O2 का जो गैसीय मिश्रण है बिल्कुल शुद्ध अवस्था में होना चाहिए। तो इस प्रकार 5 नंबर के प्रश्न में हम 5 पॉइंट दे सकते हैं और यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर सल्फर के यौगिकों पर आधारित प्रश्न समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम लोग समूह 17 का अध्ययन करेंगे और वहां उन पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर समझेंगे। तो आज के लिए इतना है।